पॉडकास्ट के हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। आपसे मुखातिब मैं हूँ शोभना जैन, सीनियर जर्नलिस्ट एवं कॉलमनिस्ट। इस कड़ी में इस बार हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की हाल की नेपाल यात्रा की, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ड्रैगन यानी चीन की छाया से परे इस यात्रा से दोनों देशों यानी भारत नेपाल के रिश्तों में इस यात्रा के बाद एक नई गति मिलेगी। यानी चीन की छाया से परे हटकर यह यात्रा दोनों देशों यानी भारत नेपाल के रिश्तों में नई गति की सूचक रहेगी। यूँ तो दोनों देशों के संबंधों को दरअसल पुरातन काल से रोटी बेटी के संबंध माना जाता है। दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक सामाजिक रिश्ते रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों की जनता एक दूसरे से बेहद नज़दीकी से जुड़ी हुई है। साझा खान पान, संस्कृति सब एक सा ही है। सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन दिनों अयोध्या में जो भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जो तैयारियां हो रही हैं, उसमें सीता जी के मायके माने जाने वाले नेपाल के टनकपुर से विशेष उपहार आए हैं। जैसा कि आमतौर पे किसी भी विवाह समारोह में कन्या पक्ष की तरफ से दिए जाते हैं, और ये उपहार स्वयं वहाँ के मेयर लेके आए हैं। तो इन तमाम अच्छी बातों के बीच आज की मौजूदा स्थिति को भी हमें समझना होगा, और वो उसी संबंध में ये विश्लेषण है भारत नेपाल रिश्तों का कि किस तरीके की चीन की छाया से परे हटकर दोनों देश एक दूसरे के साथ रिश्ते को नई गति देने में लगे हुए हैं। स्थितियाँ कई विषम है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग भी हैं, लेकिन फिर भी दोनों देश समझदारी से एक दूसरे के साथ ये संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में नेपाल और चीन का जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति झुकाव बढ़ा है, ख़ास तौर पे चीन ने जिस तरीके से वहाँ पर अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की, और दूसरी तरफ भारत नेपाल संबंधों में जिस तरीके से उतार चढ़ाव भरा दौर रहा, जिसे असहज दौर कहा जा सकता है, उसी संदर्भ में अगर हम कहें तो जयशंकर की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को, जैसे हम पहले कह चुके हैं, कि एक नई गति देने की मुहिम मानी जा रही है। इस पृष्ठभूमि में डॉक्टर जयशंकर की ये टिप्पणी खासी अहम है, जिसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसी साझेदारों के साथ रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना जारी रखे है। और ख़ास तौर पे सबसे ख़ास बात ये खास है कि मोदी सरकार की पड़ोसी सर्वप्रथम की नीति का नेपाल स्पेशल पार्टनर रहा है, यानी ख़ास साझेदार रहा है। वैसे नेपाल की 2015 की कथित आर्थिक नाकेबंदी, नक्शा विवाद जैसी कुछ अप्रिय घटनाओं से भारत और नेपाल के बीच में दूरियां बढ़ती रहीं, और उनको सुलझाने के प्रयास भी हुए हैं। लेकिन ऐसे में चीन ने मौके का फ़ायदा उठाकर नेपाल में अपनी रणनीतिक और राजनीतिक पैठ और मजबूत शुरू कर दी थी। नेपाल में उसने निवेश बढ़ाया, आधारभूत क्षेत्र, पन बिजली बनाने जैसी अनेक परियोजनाओं के जरिए उसने अपनी मौजूदगी बढ़ाई। और अगर हम बात करें भारत नेपाल संबंधों की, तो रोटी बेटी के संबंधों की डोर से बंधे भारत के लिए स्वाभाविक तौर पर यह असहज स्थिति थी। भले ही चीन की ये हरकतें भारत नेपाल संबंधों के बीच समय समय पर उथल पुथल तो खड़ी करती रही, लेकिन भारत ने आपसी समझ और भागीदारी और मजबूत किए जाने का रास्ता बनाए रखा, और जयशंकर की यह यात्रा इसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इस दौरान
दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। एक समझौते की चर्चा सबसे ज़्यादा है, जिसके तहत भारत अगले 10 साल के अंदर नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा। नेपाल के अंदर जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा। इसके लिए दोनों देशों द्वारा मिलकर बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर माने आधारभूत क्षेत्र का पूरा एक विकास किए जाने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। इसके लिए दोनों देशों को मिलकर बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। इसके साथ ही भारतीय रॉकेट से नेपाल सैटेलाइट मुनाल को लॉन्च करना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें और नेपाल के पिछले कुछ वर्षों में जो भूकंप आया था उसमें राहत आपूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपया और देने की बात कही गई। दरअसल ये समझौता सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही अहम नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक अर्थ भी है। पिछले 10-15 साल में भारत और दक्षिण एशिया के देश बिजली पैदा करने के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछा रहे हैं। इन सालों में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच कई ट्रांसमिशन लाइनें बिछी हैं ताकि आसानी से बिजली का आदान प्रदान किया जाए। यहाँ ये जानकारी इसलिए भी अहम हो जाती है कि इससे बड़े पैमाने पर इन पड़ोसी देशों में निवेश हुआ। जैसा कि एक विशेषज्ञ का भी मानना है कि अगले 20 साल में 1 लाख मेगावाट बिजली का इन पड़ोसी देशों के बीच व्यापार होगा और ये देश एक दूसरे के करीब आएंगे, स्वाभाविक है, और साथ में निजी क्षेत्र का भी बाजार इससे खुलेगा। नेपाल के पास दरअसल पनबिजली उत्पादन का जितना भंडार है, फिलहाल वह उसका सिर्फ 2% ही इस्तेमाल कर रहा है। ये हम आंकड़ों के हवाले से कह रहे हैं। भारत नेपाल बिजली के इस्तेमाल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आसानी से कर सकता है, जहां 50% बिजली की अभी भी ज़रूरत है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन सारे राज्यों की सीमाएं कुल मिलाकर 1800 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। और अगर हम रणनीतिक तौर पे इसको समझें तो जैसा कि एक विशेषज्ञ का कहना भी है कि रणनीतिक तौर पे नेपाल की भारत के लिए भी अहम भूमिका है, क्योंकि उससे तिब्बत और फिर चीन जुड़ा हुआ है। भारत के साथ नेपाल के बिजली ट्रांसमिशन को लेकर हुए समझौते पर काफ़ी पहले से चीन आपत्ति करता रहा है। हिमालय से खतरा भारत पर लगातार बनता है, हिमालय की दूसरी तरफ से खतरा भारत पर लगातार बना हुआ है। ऐसे में अगर चीन नेपाल में अपना दखल बढ़ा देगा तो भारत पर सीधा खतरा बढ़ जाएगा। अगर चीन नेपाल और भूटान में घुसकर अपनी हरकतें करता है तो चीन को भारत पहुंचने के लिए भी बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर तिब्बत में कोई समस्या आती है तो ऐसे में उसे सबसे ज़्यादा समर्थन नेपाल से मिल सकता है। चीन कोशिश कर रहा है कि वह नेपाल में अपना प्रभाव बनाए रखे या और भी मजबूत करे, ताकि तिब्बत में आने वाले किसी भी संभावित संकट से वह आसानी से निपट सके, क्योंकि इससे ज़्यादा चीन को नेपाल से कोई फ़ायदा ज़्यादा दिखाई नहीं दे। मतलब समझना होगा कि रणनीतिक दृष्टि से जो चीन की जो बिसात है नेपाल पर, वो किस तरीके से उसने बिछाई है। और अगर दोनों देशों के बीच यानी चीन और नेपाल के बीच व्यापार की बात करें तो चीन नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। दोनों देशों के बीच सालाना 180 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का व्यापार होता है, जिसमें चीन जाने वाले नेपाली सामान की कीमत 80 लाख डॉलर है। चीन ने अपने यहाँ 8000 से ज़्यादा नेपाली प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एंट्री दी रखी है। दशकों से चीन नेपाल में निवेश कर रहा है और उसका पूरा प्रयास रहता है कि वह नेपाल में अपनी घेराबंदी ही कहना चाहिए और मजबूत करता रहे। और अगर भारत और नेपाल की बात करें तो दोनों देशों के बीच, जैसे हमने कहा कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, पर्यावरण जैसे रिश्ते तो है ही, लोगों की एक दूसरे से रिश्तेदारी है, पर्यटन, व्यापार, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनसे दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका मुकाबला निश्चित तौर पे चीन नहीं कर सकता।
दोनों देशों के एक दूसरे के यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। निश्चित तौर पे चीन की बजाय भारत नेपाल के लिए स्वाभाविक बाजार है, इसलिए नेपाल का झुकाव भारत की तरफ से स्वाभाविक ही है। निश्चित तौर पे चीन की छाया से परे भारत और नेपाल के संबंधों को नई गति देने की मुहिम के अहम रणनीतिक और राजनीतिक मायने तो हैं ही, लेकिन दोनों देशों के बीच रोटी बेटी वाले पौराणिक सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध परंपरागत द्विपक्षीय संबंधों से हटकर है। बहरहाल नेपाल के साथ संबंधों को नई गति देने की मुहिम से ये माना जा सकता है बहरहाल ये तो तय है कि नेपाल के साथ संबंधों को नई गति देने की मुहिम से न केवल भारत नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी, जनता के बीच सदियों पुरानी समय से जो नज़दीकियाँ चली आ रही हैं वह और बढ़ेंगी, बल्कि इससे इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी बल